नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैं आपको इस युवती की जन्म की तारीख को बता देता हूं। जन्म तारीख है 22 जुलाई 1989 1989 और जन्म का समय प्रातः 6:32 रायसेन, मध्य प्रदेश। जन्म कुंडली आप तैयार कर लीजिए, तब तक मैं जन्मकाल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। जन्म शनिवार के दिन हुआ, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, शतभिखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, राक्षसगण, कुंभ राशि। ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के अराशीष होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, क्योंकि ये प्रश्न वाली कुंडली नहीं, एक दुखित पिता के व्यथा वाली, दुख वाली जन्म कुंडली है, जहां पिता को यह कहना पड़ता है कि कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। प्रकृति ने मुझे उस दान का अधिकारी तो बनाया, लेकिन मैं अपने आप को बेहद अभागा समझता हूं कि मुझे कन्या संतति प्राप्त हुई। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, वो आगे के विषय से आपको समझ में आ जाएगा। मैं जन्म कुंडली की ओर ले चलता हूं। कर्क लग्न की कुंडली, लग्नपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाए हुए, और देखा जाए तो वहीं लग्न में सूर्य, बुध और मंगल, ये तीन ग्रह बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति का जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठना, और बारी आती है केतु और शुक्र की, वो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यहां शनिदेव जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में, राहु और शनि ने मिलकर के सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग में, सप्तम भाव पर सूर्य की विच्छेदात्मक दृष्टि, सप्तम पर मंगल की दृष्टि। विच्छेदात्मक शब्द का इस्तेमाल करते ही लगभग लोग समझ गए होंगे, और कुंडली को देख करके भी इसमें समझ आ ही गया होगा। प्रायः मेरे कार्यक्रमों में एक लाइन मैं कहा करता हूं कि अगर आपका जन्म कर्क लग्न का या मकर लग्न का है, तो यहां जो आपको दाम्पत्य जीवन प्राप्त हुआ है बहुत आला दर्जे का नहीं है, औसत है। स्त्री की कुंडली हो तो वहां पर देव गुरु बृहस्पति की स्तुति को देखा जाना चाहिए। वो पति के कारक हैं, और शनिदेव जब सप्तम पति जाकर के षष्ठ में बैठे तो ये दाम्पत्य जीवन को सुखद, यहां ध्यान रखिएगा कि शनिदेव षष्ठ में कारक हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, परंतु सप्तम पति बनकर के षष्ठ में बैठे हैं तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाले बनेंगे। एक और बात देखने वाली है कि यहां आपको दिखाई अगर पड़े तो शनिदेव इस कुंडली में अष्टम पति बनकर के षष्ठ में और देव गुरु द्वादश में दोनों आमने सामने हैं। है तो ये विपरीत योग जैसी ही स्थिति, लेकिन चंद्रमा की स्थिति को बताएं तो वो जाकर के अष्टम में कहीं ना कहीं, हालांकि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, थोड़े से कमजोर। अब विपरीत योग का अगर फल कहें तो ये जातिका सुखों में ही पली है, सुख की कोई कमी नहीं रही है। लग्न के मंगल को देखिए जरा सा, राक्षस गण जातिका का कर्क लग्न और लग्न में ही मंगल का होना, सूर्य के साथ, बुध जो कि वाणी के कारक हैं और सूर्य जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं। सवाल आपने किया नहीं कि जवाब आपके मुंह पर। बड़ा छोटा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। समस्या क्या है? समस्या कुछ ऐसी गंभीर है कि जिसको सोचिए कि पिता ने यह कहा कि प्रकृति ने मुझे चुना कि मैं कन्यादान कर सकूं, लेकिन मैं वो अभागा पिता, मुझे ये मेरा चुनाव क्यों हुआ? प्रायः शिकायत होती है माता पिता की कि मेरी बेटी की जहां मैंने शादी की है, ससुराल पक्ष वालों ने मेरी बेटी का जीना मुहाल कर रखा है। यहां उल्टा है। पिता कहते हैं कि नहीं शास्त्री जी, वो परिवार बड़ा ही श्रेष्ठ है, मैं पहले से उन लोगों को जानता हूं, वो बहुत अच्छे हैं, क्या बुराई है? वो कहते हैं कि समय पर उठो। ये कहती है कि मैं अपने घर पर समय पर कभी नहीं उठी, 8 से 9 बजे मेरे सोकर उठने का समय है, यही रहेगा।
जो एक लाइन इन्होंने, अब आप इसी से समझ गए होंगे कि क्या है इस लड़की के जीवन में चल रहा, परंतु एक लाइन और भी है जिसको समझना होगा। शास्त्री जी, सुनने में तो अभी इसकी मां से ऐसा मेरे कान में आया है कि विवाह 2016 के लास्ट में हुआ था और अभी तक इसको बच्चा नहीं है। इसका ये कथन है कि मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। अब उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं उस परिवार से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मैं खुद आत्मग्लानि से झुका जा रहा हूं, समझ नहीं आता। और इसमें मैं मानता हूं कि मेरी भी या मेरी ही संपूर्ण गलती है। इस लड़की का कभी इसकी मां से नहीं बना, और जब इसकी मां से नहीं बनता था तो मैं कहा करता था कि तुम बेवजह उसे परेशान किया करती हो, समय आने पर वो सब सीख जाएगी, सब समझ जाएगी। लेकिन वो मेरी गलती थी। इसकी मां सही जगह पर थी, वो हमेशा इसको सही राह पर चलने के लिए कहती थी, और उसके उसी कारण मां के साथ इसके संबंध कभी ठीक नहीं रहे। इस पूरी जन्म कुंडली को जरा देखिए। कर्क लग्न और राक्षस गण, कुंभ राशि। और सबसे बड़ी बात क्या है, वर्तमान समय में इस जातिका को शनि की दशा चल रही है, और ये शनि की दशा 2007 से जारी है। कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव मारक बनते हैं अथवा सर्वथा अकारक। तो अकारक ग्रह की दशा, इसी अकारक ग्रह की दशा में इसका विवाह होता है, और वही अकारक ग्रह अभी जारी है, उसमें भी शनि में भी वर्तमान में राहु का अंतर चल रहा है। शनि राहु ने सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग में डाल रखा है। ये तो माता पिता थोड़े टाइट हैं, या यूं कहें कि माता पिता भी थोड़े से अपनी जगह पर अनुशासनात्मक हैं कि उसको साफ साफ कह के रखें कि विवाह को बचा करके उसी घर में रह करके चलना है, क्योंकि इनका कहना है कि मुझे 100% पता है कि वहां दोष नहीं है। अब अगर किसी के घर में आप गए हो विवाह करके, ठीक है, आप अपने घर में चाहे पैर जमीन पर रखते ही ना हो, लेकिन जहां विवाह किया गया, अब हर जगह एक जैसी स्थिति तो नहीं हो सकती। और हमने अपने औकात के हिसाब से अच्छा ही विवाह किया है, कहीं कोई कमी नहीं। लड़का जॉब में है और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, पिता भी अच्छे पद पर थे उसके, तो घर परिवार से वो लोग संपन्न हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते हैं कि ये लड़की बहू रानी की जगह नौकरानी बन करके रहे, लेकिन इसकी जो चाह है कि उनके मर्यादाओं का भी वो पालन न करे, वो कुछ न कहें, इसका जब मन में आए, जैसा मन में आए वो करे, तो ये कोई स्वीकार क्यों करेगा। और सामान्य परिस्थितियों में देखें तो मुझे लगता है कि लगभग हर दर्शक इसी बात पर सहमति रखेंगे कि ठीक है, आप अपने घर में कैसे भी रहे हों, आप अपने घर में कभी जमीन पर पैर न रखते हों, लेकिन अब जबकि आप दूसरे घर में गए हैं तो वहां के हिसाब से ही आपको जीना चाहिए। इस जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति और वर्तमान में चल रही 7.5 शनि की दशा, जो कि अकारक या मारक है। मारक का अर्थ हमेशा मैं क्या करता हूं, विस्तीर्णता, अर्थात जान जाए जरूरी नहीं है, एक बढ़िया वैवाहिक जीवन टूट जाए तो यह भी तो विस्तीर्णता है। अब सवाल एक खड़ा हो जाता है कि शास्त्री जी, सप्तम पति षष्ठ में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, क्या यह जरूरी नहीं है कि लड़का भी गलत हो, लड़की ही में सारा दोष न हो? हाँ, संभव है, बिल्कुल संभव है। सप्तम पति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, हो सकता है लड़के का भी स्वभाव बहुत अच्छा न हो, लेकिन उससे पूर्व हमेशा ध्यान रखिए। यहां इस लड़की की जन्म कुंडली को जरा देखिए। यहां सप्तम भाव पाप कर्तरी में गुरु जो पति के कारक हैं, 12वें भाव में राहु की दृष्टि से दृष्ट, शुक्र केतु के साथ युति बनाए हुए राहु की दृष्टि से दृष्ट, दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य कारक, दाम्पत्य स्वामी, सब कहीं ना कहीं इस पूरी कुंडली में पीड़ित है। तो समस्या तो यहां साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर सूर्य और मंगल की दृष्टि, विशेषकर सूर्य की विच्छेदात्मक दृष्टि सप्तम पर, जो विवाह तोड़ने की नौबत ले आने वाली। और फिर ये उस तरह की सोच वाले लोग हैं जहां विवाह टूटने का मतलब है कि जान जाने जैसा, यानी समाज की परंपराओं में, बंधनों में बंधे हुए लोग। तो केवल दोष हम अगर मान के भी चलें कि लड़के का भी कोई दोष रहा होगा, लेकिन इसमें लड़के का क्या दोष है कि परिवार कहता है कि समय पर जग जाओ, परिवार को देखो समझो, संतान का भी समय है, संतान चाहिए। अगर ये लड़की वहां पर कह देती मुझे संतान ही नहीं चाहिए, इसमें लड़के का क्या दोष?
मान के चलते हैं कि लड़के की आदत कुछ बुरी हो सकती है, मान के चलते हैं कि वो उदासीन प्रवृत्ति का हो, सप्तमपति शनि है तो हो सकता है पति का स्वभाव उदासीन हो बेहद, लेकिन इससे ये तो बिल्कुल ही बात अलग हो जाएगी। अब जबकि इस कुंडली में दोष दिख रहा है और अब जबकि पिता का यह मानना है कि इन्हीं कारणों से, इसके इसी स्वभाव के कारण ही मां के साथ इसके संबंध नहीं थे, ठीक। मां का कारक जो चंद्रमा है जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ, और मां के घर का जो स्वामी शुक्र है वो केतु के साथ, गुरु की दृष्टि मां के घर पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी मां के घर पर है, गुरु की दृष्टि मां पर होने के कारण मां ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। मां छोड़ भी कैसे सकती थी, मां से जितना बन सकता था वो प्रयत्न करती थी सुधारने का। इन लोगों को भी यही आभास था कि जब वो जिस घर में जाएगी धीरे धीरे समझ जाएगी परिस्थितियों को, लेकिन ये समझने की जगह और नासमझ बन गई। अब नासमझ बनने के पीछे भी क्या कारण हो सकता है, तो यहां कहीं ना कहीं कर्क लग्न, और इस लग्न के जातकों के बारे में मैंने सदैव कहा कि कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति तो होती है, लेकिन अब देखा जाए तो यहां दोनों ऊर्जा के कारक ग्रह मुख्यतः सूर्य और मंगल दोनों के दोनों बैठे हैं, तो फिर ऊर्जा क्यों नहीं? कारण है, सूर्य ऊर्जा के कारण बनकर के भी यहां पर 5 अंश 30 कला के साथ मृत अवस्था में शनि के नक्षत्र में, और मंगल आश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं बाल अवस्था में। बुध भी लग्न में ही आकर के बैठे हैं जो कि पराक्रमेश और व्ययेश होकर के लग्न में है। पराक्रमेश का लग्न से संबंध होना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस जन्मांक चक्र के नौमांश को जाकर के देखा जाए, यहां जन्मांक चक्र में विवाह टूटने के सारे ही योग बने हैं, सारे ही योग। लेकिन नौमांश जाकर के आप देखते हैं तो नौमांश में सप्तम भावगत शुक्र पर शनि की दृष्टि तो है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है। वृश्चिक लग्न का नौमांश बन रहा है और वहां पर सप्तम भावगत शुक्र पर गुरु की भी दृष्टि का होना इस बात को मैं पुष्ट करता हूं कि संभवतः यह विवाह टूटे ना। और अभी तक उस परिवार ने इस तरह की परिस्थिति के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि उनके लिए भी समाज में विवाह को बचा के रखना ही मायने रखता है, तो विवाह तोड़ने की बात कहीं किसी तरह से नहीं हुई है। क्या किया जा सकता है इस कुंडली में? अगर मैं ये कहता हूं कि इस कुंडली के हम दोषों को दूर करते हैं, चंद्र ग्रहण को दूर करते हैं, पाप कर्तरी योग को दूर करते हैं, सवाल बस इतना ही है। वो सभी मेरे दर्शक जो जन्म कुंडली अध्ययन का, क्योंकि इसलिए इस कुंडली में ज्यादा प्रश्न नहीं था, मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। चर्चा जितनी सप्तम भाव को लेकर के थी आपके बिल्कुल सामने है, सब कुछ सामने है। यहां एक पॉइंट जरूर और है, संतानपति इस कुंडली में नीच राशि में, चलित में भी मंगल बिल्कुल नीच राशि का ही फल दे रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति जो कि संतान कारक हैं जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। आप देखें तो संतान भाव पर आपको किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी, संतान भाव यहां सुप्त है, यहां संतान भाव भी सुप्त है, यानी संभवतः यह संभावना हो जाए कि संतति सुख न हो। अब एक परिवार जहां ऐसी स्थिति हो, वो लोग क्यों स्वीकार करेंगे ऐसा? हर कोई चाहता है कि उनकी वंश वृद्धि हो, जबकि उन लोगों ने ऐसा कोई बात अभी वो नहीं जानते हैं, इस बात को नहीं समझते, लेकिन हो सकता है देर सवेर वो भी किसी ज्योतिषी से मिलेंगे और ज्योतिषी कह देगा कि भाई इस कुंडली में संतान सुख बहुत कम है या नहीं के बराबर है। उन लोगों ने तो बस इतना ही कहा कि डॉक्टर तक चलो और समझो, उसने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। तो जब सहयोग ही ना हो तो सामने वाला कभी ना कभी तो बुरा मानेगा इस बात का, और कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वो कह दे कि हाँ जी अब विवाह समाप्त करते हैं, क्योंकि हम कब तक सहेंगे। सहनशीलता की भी एक हद होती है। अब मैं जैसा कह रहा था आप सबों से कि इस कुंडली में हम किस चीज को ठीक करें और ठीक करने से क्या होगा, तो सब कुछ तो ग्रहों के ही अधीन है। जो ये लड़की कर रही है, क्या इसमें इसके ग्रहों का दोष नहीं? 100% है। मैं मानता हूं कि 100% ग्रहों का दोष है। मार्केस इसको चल रहा है, मार्केस का मतलब यही होता है विस्तीर्णता, विवाह तोड़ दे एक लड़की के लिए, उसका विवाह टूट जाए, पति छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, इससे ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट क्या हो सकता है? 7.5 ने अपना काम कर रखा है, चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि, इसका मन समझने तक को तैयार नहीं है कि वो बिल्कुल गलत कर रही है। एक पिता को जब ये कहना पड़ जाए कि मैं इस मामले में अभागा हूं, तो बड़ा सोचने वाला विषय हो जाता है, ये बड़ा सोचने वाला विषय हो जाता है। एक बात और, कई बार आप देखें तो निम्न वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग, ध्यान से सुनिएगा, निम्न वर्ग के लोग जहां की एक कन्या निकल करके दूसरे घर में जाती है, वो परिस्थितियों को, थोड़ा सा उसका बड़े घर में विवाह हो, परिस्थितियों को बिल्कुल संभाल लेती है। बड़े घर की लड़कियां, उनके विवाह एकदम उसी लेवल में ही होते हैं जहां कि उनको पता है कि वो 8 बजे उठते हैं कि 28 बजे, कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता। लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा पिसता है। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग हमेशा ये प्रयत्न करता है, जो कि उसको यही समझाया गया है कि लड़की का जो विवाह है थोड़ा बड़े घर में होना चाहिए, और मध्यम वर्ग ये करता है। और जैसे ही ये करता है, इधर हो क्या रहा है मध्यम वर्ग में कि मध्यम वर्ग सदैव लालायित है एकदम अपने आप को बड़ा बनाने में।
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में, और मध्यम वर्ग इसमें पिस रहा है। वो मध्यम वर्ग इस कदर पिस रहा है कि न तो वो नीचे है न ऊपर, वो कहीं नहीं है, और बड़ा बनने में, अच्छा बनने में, शहंशाही में उसका सब खत्म हो रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं कमोबेश अगर आप परिस्थिति को देखें तो बात इतनी ही है। कुंडली के दोष अपनी जगह है। मां ने संस्कार देने का प्रयत्न नहीं किया। पिता को भी क्या पता था कि एकदम से ऐसा कर जाएगी। पिता तो यही सोच के चलते थे कि नहीं ठीक है, बच्ची है, बच्चा है। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई चलो जब तक हम हैं कर लो, जो भी थोड़ा आराम करना है आराम से रह लो। लेकिन इसका यह मतलब कहाँ होता है कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी किसी परिस्थिति में रहें, उस परिस्थिति को स्वीकार ही न करें। अब इस कुंडली में जो वर्तमान में शनि में राहु की युति चल रही है, ये राहु की युति 2023 के अक्टूबर तक है। वैसे तो शनि राहु का संबंध इस जन्म कुंडली में तीसरे 11वें का है, लेकिन दो पापग्रह और ऊपर से 7.5 का यह समय, चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि का होना है, तो चंद्रमा पर गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि शनि पर भी, जो कि पति भाव के स्वामी हैं। और नौमांस में जैसा मैंने कहा कि देव गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, और फलस्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि विवाह कम से कम टूटना नहीं चाहिए। मैं कुछ उपाय तो जरूर कहने जा रहा हूं, लेकिन उपाय से ज्यादा मेरा भरोसा इस बात पर है कि इस लड़की को ही समझना, मानना होगा। अब आते हैं बेस पर। हर किसी के अपने व्यक्तित्व का जो एक बेस होता है वो हर किसी में विद्यमान है। कर्क में यहां चूंकि लग्न में मंगल सूर्य और 12वें के स्वामी का लग्न में बैठना, तृतीय के स्वामी का जो कि बुध भी इस लग्न में अकारक है, लग्न में बैठना, इसके व्यक्तित्व में और राक्षस गण होने के कारण बिल्कुल इसका व्यक्तित्व अलग बना हुआ है, क्रोध वाला। वायु तत्वीय राशि होने के कारण क्रोध में और अधिकता आ रही है। और शनि की महादशा जो मार्केस है वो अपना काम कर रहा है, जातिका बिल्कुल सुनने समझने को ही तैयार नहीं है। तो एक काम तो ये किया जाए कि जैसे पिता, नीति क्या कहती है, नीति का कथन ही यही है कि दोनों पक्षों को लेकर के चला जाए। इस समय पिता अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, और वही निर्वहन सही है कि जरूरत पड़ने पर लड़के वाले की तरफ ही आप खड़े रहिए। अगर बेटी का घर बचाना है, बेटी का घर बचाना है तो लड़के वाले की तरफ खड़े रहिए, और तब अपनी बेटी को उनकी तरफ से ही डांटिए और उसको समझाइए। आपको दोनों ही पक्ष लेकर के चलना है, और फिर साइड में उनको पुनः यह बात कहना है कि जो मेरी गलती है, जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं जैसे भी हो इस घर को बचाने का, इसको ठीक करने का। वो लोग भी इंसान हैं, वो ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि आज के आज विवाह टूट जाए। हमेशा याद रखिए, झुक जाना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना सामने वाले को चुप कराने का सबसे बेहतर तरीका है। हां, इस तरीके की आड़ में गलती न की जाए। इस तरीके की आड़ में इस लड़की को मौका ऐसा न दिया जाए कि ये और भी ऐसा करे, सामने वाले का घर ही तबाह कर दे। लेकिन ये एक तरीका है कि जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हां मेरी गलती है, मुझे दंड दे दीजिए, तो सामने वाला चुप हो जाता है, उसको होना ही पड़ता है। इस तरीके का आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। अब इस जन्म कुंडली में हमें उपाय क्या करना चाहिए? निसंदेह इसके ग्रहण योग की शांति कराई जाए। माता पिता में से दोनों या कोई एक शिव मंदिर में नित्य जाएं, और इसके लिए शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाएं जाकर के। साथ ही साथ इसकी जन्म कुंडली में गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं गुरु षष्ठपति बनकर के और भाग्यपति बनकर के 12वें में जाकर के बैठे हैं। वहीं देखा जाए तो सप्तम पति का कुंडली के षष्ठ भाव में बैठना अभी तो 7.5 चल रही है। इसके लिए पंडित जी लोगों को बिठा करके बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ 1100 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा दशांश आहुति के साथ कराइए। और साथ ही साथ ये उपाय जो है, शिव जी की पूजा, बटुक भैरव का प्रयोग, इसके शनि को, राहुजन्य पीड़ा को शांत करने के लिए। परंतु सबसे जो बड़ा उपाय है वो उपाय माता पिता के साथ है। घर की बात घर में ही रह सकती है, लड़की का जीवन भी बचा रह सकता है। अब यहां जिम्मेदारी पूरी तरह से माता पिता की है। इस लड़की का जो मैं कहते कहते रुक गया था, बेस पॉइंट इसका कर्क लग्न का जो है वो भावुकता है। तो भावुकता इसके भीतर है। ये ठीक है कि बाह्य आवरण ने, बाह्य तामझाम चीजों ने इसके उस भावुकता वाले स्वभाव को दबा दिया है। कुछ ग्रह की स्थितियां, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार का दोष उसको दबा दिया है। अगर भावुक करके यानी जरूरत पड़ने पर, जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, ये माता पिता को अवश्य करना चाहिए अगर बच्चे का जीवन बचाना है। अच्छाई के लिए हर हथियार स्वीकार है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए।
तो आप लोग करिए, धीरे धीरे ही सही समझ जाएगी ये। और फिर कुछ चीजें इसी से कराइए, जैसे शिव मंदिर इसको भेजना, या इसके ससुराल पक्ष वाला कोई कुछ भी नहीं करती अपने घर में, तो उसके अंदर ये संस्कार या तो आप लोगों को पहले डालना चाहिए था, जो आपने नहीं डाला। ठीक है, अब तो दोष देने का मतलब ही नहीं, क्योंकि माँ पिता ने भी तो हथियार डाल रखा है, और हथियार डालने पर बोलने का कुछ बचता ही नहीं। तो यही एक रास्ता है कि इस जातिका को पूजा पाठ इससे कराया जाए, ताकि इसकी बुद्धि परिवर्तित हो। हनुमान चालीसा का पाठ खुद आप लोग करिए और इससे भी करवाइए, ताकि इसकी बुद्धि थोड़ी परिवर्तित हो। और एक नाव के लोहे का छल्ला इसके बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों से कुछ न कुछ राहत अवश्य आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही थोड़ा राहत मिले, इसके बाद एक और काम करना है, प्रत्येक गुरुवार को इसे केसर का तिलक लगाने के लिए कहिए। ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आप 4 पूजाएं 4 चीज़ें एक साथ कह देंगे, वो सब ना कह देगी। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें तो आप लोग खुद करिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा तो निसंदेह परिस्थिति थोड़ी बदलेगी। और कुछ चीज़ों को आप समय के साथ उसको कराइए। याद रखिएगा, यहाँ सारी भूमिका आप माता पिता की है। उस परिवार से जुड़ करके, हाथ पांव जोड़ करके इसको समय दीजिए। ये विवाह एक बार टूट गया तो कहीं भी जा करके क्या कर लेगी। यही वो घर है जहां ये शांति से चल सकती है। कम से कम लोग समय तो दे रहे हैं, यहां मौका है और बचाया जा सकता है। बाकी मैंने दूसरी कुंडली को भी देखा है, विवाह की स्थिति ठीक है, बचाया जा सकता है, लड़के में कोई वैसी बहुत कमी नहीं है। मेरे जो उपाय हैं वही किए जाए। फिर भी मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, अगर आपके मन में इस जन्म कुंडली को लेकर के कोई उपाय आपको लगता है कि नहीं करने से, या आपके घर में ऐसा कहीं हो रहा है और कुछ उपाय करके या जिस विधि से भी आपने घर बचाया था, स्वागत है वो अनुभव शेयर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।